मुझे लगा ये नया लड़का कौन आया है। आपका क्या नाम बेटा? सॉरी, ध्वनि। प्रवेशिका कहाँ है? आपको भी मन नहीं लगता मेरे बिना। सही बात। गौरव, कर दो इसको। शिवानी, अमीशा, रिवाइज करके आए हो पीछे का? तुषार, टेस्ट की तैयारी बाद में करना, पहले क्लास अटेंड कर। वो कह रहा हूँ टेस्ट की तैयारी कर रखी, रिवाइज नहीं कर रखा। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा था, ठीक है? भूल गए हो या याद है? चल रहा था। हाँ, टेस्ट कर लेना। स्टार्टिंग की जो 6 कंपनीज है वो आएंगी कल टेस्ट में, ठीक है? कर ली, पढ़ लिया, हो गई तैयारी? ये नया स्टाइल रोहन का, हेयर कट ले लिया। अमीशा, बहुत हंसी आ रही है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? क्विक एक रिवीजन करेंगे, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। सूर्या, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस के अंदर कैसे चीजें फॉलो की जाती हैं, स्ट्रिक्टनेस में। एनवायरनमेंट क्या होता है? सराउंडिंग्स। जैसे हमें पता है एनवायरनमेंट इज वो सारे फैक्टर्स जो हमें सराउंड करते हैं, है ना? बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को सराउंड करते हैं और बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। देन हमने बात की थी, फीचर्स किए थे। कैसे फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का? कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टी फेसेटेड, far reaching impact. नंदनी, what complex is? जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको स्टडी करना है, एक कॉम्प्लेक्स। फटाफट से रिवाइज करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, फैक्टर्स जो है उनकी स्टडी करनी पड़ती है। लाइक ये डोमेस्टिक लेवल पर भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है, और बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज है, बहुत सारे मोड्स होते हैं ना। फोकस हमें बहुत सारी चीजों पर करना पड़ता है। तो एक छोटी चीज नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक वास्ट फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स फीचर है इसका। डायनामिक, इट इज चेंजिंग, है ना? कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। जैसे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो हम कहेंगे कि इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मल्टीफेसेटेड, लाइक द वर्ड itself is explaining multifaceted, यानी मल्टीपल फेसेस। किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए थ्रेट है, डिपेंड करता है वो बिजनेस क्या है और वो फैक्टर क्या है। फार रीचिंग इम्पैक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी जब चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट 1 दिन 2 दिन या कुछ सालों के लिए नहीं रहता, बल्कि फॉर ईयर्स एंड ईयर्स उसका इम्पैक्ट रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कहें कि कोई फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया ना, जैसे अभी वायरस आया कोरोना की वजह से, क्या हुआ? बहुत सारे बिजनेसेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसा हुआ, आज कोरोना आया, 2 दिन बाद हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है। पॉसिबल है? 2 साल तो कोरोना को आए हुए हो गए, है ना? यही जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिजनेसेस पर बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आया है, राइट? देन हमने डिस्कस किए थे इसके इंपॉर्टेंस, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। लाइकली हमने क्या किया था बिजनेस एनवायरनमेंट में? हमने सबसे पहले यही पढ़ा है कि जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, वी बेसिकली डिस्कस 3 facts. What are those? To identify the environmental factors, analyzing and to respond. हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है ना? कस्टमर जब कोई भी डिमांड करता है, उसके फैशन में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में भी चेंजेस आएंगे। उसको कोई ना कोई, जो बीइंग अ कस्टमर हम लोग क्या करते हैं, हमारे फैशन, हमारे ट्रेंड में चेंजेस आ रहा है, हमारे टेस्ट में चेंज आ रहा है ना। आप अब एज अ टीनेज हो, आपका कोई पसंद कुछ आ रहा है आपको, जैसे जैसे आपकी एज ग्रो करेगी, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो सब चेंज होंगी।
तो उसके अकॉर्डिंगली आपके डिमांड में भी चेंजेस आएंगे ना। तो बिजनेस को क्या करना होगा, उस चेंज को अडेप्ट करना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकता है, प्रॉस्पर एंड डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। न्यू मार्केट सिचुएशंस आएंगे, स्ट्रेटेजीज हम उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे जो भी हमारे और एनवायरमेंट में चेंजेस आए। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कंपटीशन। रिवीजन कर रही हूँ इसलिए मैं फटाफट चल रही हूँ, याद है सब कुछ, भूल गए हो? याद है ना। देन हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है। देखिए जैसे हमारा बिजनेस है और ये हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है, इनमें हमने क्या किया, रिलेशनशिप पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ समथिंग, क्या क्या था, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, exchange of information and exchange of influence, power and influences। देखिए ये रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को और बिजनेस से इन्फ्लुएंस होता है ना। यही पढ़ा था हमने पहले बात की थी एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या था कि एनवायरमेंट एक बिजनेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, हम एनवायरमेंट से रिसोर्सेज लेते हैं तो बिजनेस भी एनवायरमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। देन इंफॉर्मेशन की हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस का। पावर एंड इन्फ्लुएंस में मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आपको, किसका, पतंजलि का एग्जांपल दिया था ना, बाबा रामदेव का। याद है, भूल गए? याद है क्या था प्रवेशिका? बाबा रामदेव पतंजलि का वो सारा किया था ना, इंफॉर्मेशन निकाली थी पहले मार्केट, उसको लॉन्च। पावर एंड इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस एंड पावर, इसका नाम क्या है? इन्फ्लुएंस एंड पावर। अगर हम ये कहें जो एनवायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, है ना। ऑफ कोर्स वो पावर में तो है ही, एनवायरमेंट में हमारे क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, जो भी बिजनेस के सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में क्या क्या होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल में हम माइक्रो और मैक्रो दोनों को स्टडी करते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट इंटरनल्स में आते हैं लाइक आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल, इन बिजनेस के अंदर की चीजें, उसे हम कहते हैं इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल, आउटसाइड द बिजनेस एरिया, है ना। आउटसाइड द बिजनेस लाइक माइक्रो में आपके क्या आते हैं, वो सारे जिसका आप डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जैसे आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब आपके माइक्रो में आते हैं। और मैक्रो में पेस्टल हो गया, पेस्टल पढ़ा था ना, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने शॉर्ट बताया था। पेस्टल में आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है ना, सोशल, टेक्निकल, लीगल, ये बहुत सारे एनवायरनमेंट है जो आपके मैक्रो में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे उन सबको मिलाकर उस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, है ना। तो वो एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, यस और नो, करता है ना अफेक्ट। तो वही बिजनेस क्या करता है, तो इन सबके पास पावर है अपनी कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सके, है या नहीं है? कैसे? कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट ना, तो उसमें कंप्लीट पावर है, ही कैन इन्फ्लुएंस द टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ द बिजनेस, इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। तो उसका अपने आप में अल्टीमेटली पावर है। अगर मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूं, उसका अपने आप में ही पावर है कि वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यस ऑफ कोर्स, ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या बिजनेस इन्फ्लुएंस कर सकता है एनवायरनमेंट को? बिजनेस में इतनी पावर है कि वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, है? कैसे नितिन? इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था पतंजलि का। जैसे पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप कंपैरेटिवली देखो बाकी प्रोडक्ट्स से, पतंजलि के कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, एफएमसीजी गुड्स है उसमें, है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसका कॉम्पिटिटर्स कौन है? एचयूएल की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना। तो एचयूएल की अगर हम बात करें तो कंपटीशन बराबर का ना, कट थ्रू कंपटीशन है। आज के एरा में जो हम लोग हैं, कॉमन कंज्यूमर्स हैं, वो किसको प्रेफरेंस देते हैं? केमिकल चीजों को छोड़कर आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं ना, अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो उनको लगता है कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए बेस्ट होंगे। तो एफएमसीजी गुड्स पे पतंजलि क्या बराबर की टक्कर दे रहा है। तो अपने आप में एक पावर है जो पूरे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। बीइंग अ बिजनेस, उसके अंदर इतनी पावर है कि पूरे एनवायरनमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस तरीके से आपस में एक्सचेंज भी होता है, ठीक है।
चलिए, ये लास्ट लेक्चर का हमने फटाफट से रिवीजन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सेस। अभी तक का जो लेक्चर हुआ था और अभी भी हमने डिस्कस किया, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, कोई भी हो सकते हैं, से फॉर एन एग्जांपल पेस्टल हो सकता है या कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। जब ये फैक्टर होगा और ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में हम बेसिकली बात करते हैं किसकी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की, है ना। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज थ्रेट? अपॉर्चुनिटी यानी चांस या कोई अवसर, है ना, और थ्रेट इज खतरा। खतरा, कुछ भी, है ना। तो एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स हैं हमारे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है। और बिजनेस एंड एनवायरनमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, वी फर्स्ट आइडेंटिफाई दोस फैक्टर्स, है ना, देन वी एनालाइजेस द फैक्टर्स एंड देन एट लास्ट वी रिस्पोंड टुवर्ड्स दोस फैक्टर्स। आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिस्पोंड। देखिए अपनी बुक में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस, इसके बाद हम ये रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में एक लाइन गिवन है, a successful business has to identify, appraise and respond to the various opportunities and threats in its environment. What he is saying कि जो environment है, environment में हमें बहुत सारे opportunities and threats available होते हैं, जो हम ये identify करते हैं कि जो हमारा business है वो according to environment हम कैसे उसको tackle करेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले identify करेंगे, then we have to appraise and third we will respond according to that फैक्टर। ये भी समझ नहीं आएगा, इसको अभी होल्ड पे डालो, एक बार रीड आउट कर लो। अब आते हैं हम अपने रेस्पॉन्ड की तरफ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट, जो आज का आपका मेन टॉपिक है। जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना, रेस्पॉन्ड, वो है बेसिकली आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रेस्पॉन्ड, कि हम रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे एनवायरनमेंट को, ठीक है। इसके देखिए 3 पॉइंट्स हैं जो हम 3 तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एनवायरनमेंट से कोई भी फैक्टर जब आपको आपकी बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिन करो, जब एनवायरनमेंट का कोई भी फैक्टर आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है या कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट डालता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी बेसिकली डू फोरकास्टिंग ना। बिजनेस फोरकास्टिंग सब लोग करते हैं, क्यों करते हैं? फ्यूचर एस्टिमेशन के लिए ना, कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं उसी से ही तो कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आने वाला है, जिसका हम फोरकास्ट करते हैं। तो फोरकास्ट क्यों करते हैं? फ्यूचर के बारे में हम जानने के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्यों करते हैं फोरकास्टिंग? फ्यूचर को आपने जान लिया, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर को जान लिया। आप बाहर जब निकलोगे बहुत सारे बाबा जी आपको मिलेंगे जो सबका फ्यूचर बताते हैं, और उससे करते क्या है, फ्यूचर तो आपने जान लिया। अब रोहित गया था एक बाबा जी के पास, बोला बाबा जी देखना मेरा फ्यूचर क्या है। क्या बताएं? मैं खुद ही देख लूंगा, खुद ही देख लेगा, वो तो जान लिया, बता दिया बाबा जी ने कि रोहित बेटा सीए बनने वाले हो तुम, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, बस एक समस्या है, शनि मारी, एक समस्या है, शनि बच्चा तुम पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ेगा ना। अब देख ले वीकली टेस्ट में तेरे मार्क्स गिरते जा रहे हैं। रोहित कहेगा हाँ बाबा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सही में गिर रहे हैं, पहले तो अच्छे मार्क्स आते थे, अब तो नहीं आते। बेटा पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो बैक भी लग जाएगी। बाबा जी ग्रुप में ऐड है, बाबा जी ग्रुप में ऐड है। सूर्य बताएगा बाहर जाके कि वो कौन बाबा जी है। कहीं अपने आप को नहीं समझ गए कौन है, किसी में मत कर। इसी से पूछा। हाँ ये बाहर जाके बताएगा, बाहर जाके बताएगा। Organizations must have the capacity to monitor and make sense of the environments. If they are to respond appropriately, they must identify, yes, they must identify and attend to those environmental factors and features that are closely related to goal achievement and performance. देखिए हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो फैक्टर क्या है। वी हैव टू एक्सेस ऑल द फैक्टर्स, है ना। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कोई नेचुरल कैलामिटीज है,
आपको पता है बहुत सारी वार्निंग्स भी आ जाती है ना कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वहाँ के जो आसपास के एरिया है वो जो है रेड जोन पर आते हैं, ऑरेंज जोन पर है, तो आपको अलर्ट रहना जरूरी है। इससे आप जो भी है प्रॉपर एक्शंस ले सकते हो, करेक्टिव मेजर्स यूज कर सकते हो, अपने आप के लिए कोई रेमेडियल मेजर्स यूज कर सकते हो, है ना। तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हो। बट तैयार कब रहोगे, रेस्पॉन्ड कब करोगे, जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से फैक्टर्स है या कौन सा थ्रेट है जो आपकी तरफ बढ़कर आ रहा है, या कोई भी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, तभी तो उसके अकॉर्डिंगली आप रेस्पॉन्ड करोगे। तो रेस्पॉन्ड क्या करोगे, कैसे करोगे, वो देखो 3 रेस्पॉन्स हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्ड। मैम कौन सा पेज पे है? पेज देखो तुम्हारी बुक में अलग होगा, नहीं दिख रहा तो समझ लो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ समझने का ही है। रिलेशनशिप था ना ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट में, उसके जस्ट बाद है, उसके एडमिनी वाले डिजाइन के बाद है, उससे पहले है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस होगा, उससे जस्ट पहले है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, इसको पढ़ लो, नहीं है तो फिर सिलेबस में हट गया। मैम हट गया होगा सिलेबस हट से। गया। कोई बात नहीं, समझने के लिए ये अगर तुम्हें आएंगे ना तो आगे की चीजें पढ़ने में इजी हो जाएगा। और ये इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बस समझ लो ये चीजें होती क्या है, कैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्ड। आप क्या करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में, जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, से फॉर एन एग्जांपल कस्टमर की चॉइस में कोई चेंज आ गया, पहले लोग साड़ी प्रेफर करते थे बट नाउअडेज सूट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो साड़ी का जो सेलिंग रेट है वो कम हो गया, है ना, सूट पर ज्यादा प्रेफरेंस हो गया। तो शाह कुछ बोलना चाहते हो? मुझे लगा बोल मैम कुछ बोलना है। ये लिंक क्यों लगा रहे, निकालो, ये तो कुछ भी नहीं लगा रहा, वैसे लगा हटा दो उसको, रख दो ना इसको, क्यों हाथ में लेके बैठे हो। तो जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आया, मुझे बताओ, जो एनवायरनमेंट में चेंज आया उसके बेसिकली कुछ रिस्पॉन्ड करोगे, क्या करोगे, कुछ एक्शन लोगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव बदलोगे, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज बनाओगे, स्ट्रेटजीज भी तो उसके बेसिस पर बनाओगे। अब जैसे देखो बहुत बार आपने देखा होगा जब हम मार्केट में जाते हैं, ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, एक बहुत छोटी सी शॉप होती है, पहले वो कुछ प्रोडक्ट्स के साथ अपने शॉप क्या करता है, स्टार्ट करता है, उसको लगता है जब उसके जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे सेल हो रहे हैं, है ना, उसकी इमेज बिल्डिंग हो रही है, लोग उसकी शॉप को जानने लग गए हैं, तो वो और प्रोडक्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस करता है, वैरायटी ऑफ रेंजेस वो रखना स्टार्ट कर देता है। तो वो वैरायटी ऑफ रेंजेस क्यों रख रहा है, इतना बड़ा अपना स्टॉक क्यों एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि डिमांड हो रही है। जब उसकी शॉप पर आते हैं तो उसने देखा है कि कस्टमर की जो चॉइस है, प्रेफरेंसेस है, वो अलग है, जो उसका स्टॉक है उससे अलग उसके प्रेफरेंसेस है, उसके चॉइस है, टेस्ट है, तो कस्टमर की टेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो स्टॉक रखेगा ना। कस्टमर मांग रहे हैं जलेबी, वो भर ले चूरमा, सेल होगा, नहीं होगा ना। कस्टमर को चाहिए काजू कतली और तुम रख लो घेवर, चलेगा, नहीं चलेगा। कस्टमर मांग रहे हैं जीन्स और तुम दे रहे हो निक्कर, चलेगा, नहीं चलेगा। जो कस्टमर को चाहिए आपको वही प्रोडक्ट अवेलेबल कराने पड़ेंगे ना, तभी वो चीजें आपकी सेल आउट होंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स में क्या होगा, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कैसे करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज, उसके अकॉर्डिंगली हमें डेवलप करनी होगी, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेन चीज है जो आपको इसमें ऐड करनी है, जो आपका रिस्पॉन्स है वो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव हो सकता है। व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव हियर? प्रोएक्टिव इज, प्रोएक्टिव देखो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 वर्ड से बने हैं, प्रो एंड एक्टिव। एक्टिव इज डूइंग समथिंग, डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शन, प्रो मींस इन एडवांस, है ना। तो जैसे हम फोरकास्टिंग करते हैं, जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या करते हैं, पूरा डिटेल में हम मॉनिटर करते हैं कि क्या एनवायरमेंट में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे बिजनेस पर क्या होने वाला है। तो हमने एडवांस में ही कर लिया। ये वो वाली बात हो गई
जैसे हम जब घर बनाते हैं या मॉल है या बहुत सारी जगह है, वहां पर आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, है ना। तो उसका क्या नीड है कि इन केस अगर आग लग जाती है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अ प्रोएक्टिव एक्शन, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। और रिएक्टिव कुछ हो जाने के बाद जो हम करते हैं दैट इज रिएक्टिव, है ना, रिएक्शन। जैसे आग लग गई, आग लगने के बाद हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए अपने घर में या फायर ब्रिगेड को बुलाया, तो वो है रिएक्टिव। तो ऐसे ही बिजनेसेस में भी रिस्पॉन्स होते हैं प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने से पहले ही हम एक्ट कर लेते हैं, दैट्स बिकॉज के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है ना। और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम वेट करते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट को रोकने या बचने के लिए हम वो एक्शंस लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टिव एक्शंस। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, समझ आया। देन नेक्स्ट क्या है आपका कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब ऐसे तरीके, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सके और हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहां पर ले सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कॉम्पिटिटर्स को compete करके उनको पीछे छोड़ देना और हम आगे निकल जाए, उसे हम करेंगे कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आया, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ भी चेंजेस आया, उससे अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है compete नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेकर, हेल्प कैसे ले सकते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक हो जाए, पार्टनर्स बन जाए, जॉइंट वेंचर्स बन जाए, है ना, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। समझ आया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में हम पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाते हैं, वो होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को पीछे करने के लिए हम वेरियस स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो होगा हमारा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स में हम पार्टनरशिप में आ जाते हैं, जॉइंट वेंचर्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो जाते हैं, है ना। तो म्यूचुअली जब दो ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं एनवायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, उनसे compete करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो समझ आया तीन रिस्पॉन्स। हमने हमेशा बात की है बिजनेस एनवायरनमेंट को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस, उसको हम एनालाइज करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं किस तरीके के फैक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, उसके बाद हम रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉम्पिटिटिव और कलेक्टिव, ठीक है। तो ये आपके रेस्पॉन्ड हैं, समझ आया। अब आइए वापस अपने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस पर। अब पढ़िए उस स्टेटमेंट को, क्या लिखा है, अ सक्सेसफुल बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनने के लिए इट हैव टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड देन रेस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन दी एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होते हैं, उससे हमें compete करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड देन रेस्पॉन्ड। ये तीन जो है ना, आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रेस्पॉन्ड, इसको समझ लो इस चैप्टर का ये गुरु मंत्र है, बार बार ये आएगा आपका और आपको ये याद होना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स, देन वील अप्रेज दोज फैक्टर्स एंड देन वील रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दोज फैक्टर्स। डन। इसके बाद देखिए पीछे ना एक कैडबरी डायरी मिल्क का एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कुछ चार्ट्स बने हुए हैं, ये आपको पढ़कर आना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बताया है कि जब सिचुएशन आ गई थी, बीच में एक सिचुएशन आई थी ना, क्या आई थी कि चॉकलेट्स में वॉर्म्स निकल रहे हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट में वॉर्म्स, कीड़े निकले थे, उसको बैन किया गया था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, वो हेल्थ के खिलाफ है, बहुत सारी सिचुएशन हुई थी। तुम लोग कितने अनजान हो ना, मैगी का भी नहीं पता था तुम लोगों को, पता था, कैडबरी में भी बहुत आया था,
बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसमें कीड़े निकले थे, जूसेस पर भी आए थे, जो टेट्रा पैक वाले जूस आते हैं उसमें भी आया था, तो उसको हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे सब, हर कोई इसको यूज नहीं करता था। तो कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया, अच्छा मौके का फायदा उठाया और अपनी जो मार्केटिंग है उस मार्केटिंग में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, मार्केटिंग टेक्निक्स को बदल दिया, बार बार अपनी मार्केटिंग टेक्निक में हेल्थ को इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो ये पढ़कर आओगे क्या है, हो गए होंगे 30-40 साल पहले, अभी नहीं ये भी गूगल करके देखना कब कब क्या क्या सिचुएशंस हुई थी। आप पैदा हो गए थे नहीं, नहीं हुए थे। मैं तो अभी 10-15 साल पहले आई हूँ। ये तो सरासर ये भी झूठ था कि 30-40 साल पहले की बात है, ये भी झूठ था। ठीक है, गूगल करके देखना और इस केस को पढ़ना इंटरेस्टिंग है, पढ़कर जरूर आना। ये मत सोचना कि क्या करेंगे पढ़कर। चलिए, ओके, लिसन देन। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। देखिए, बीसीके का आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, क्लियर था ना सबको, मार्क्स भी अच्छे आए थे, तब भी आप लोग कर रहे थे मैम क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। वो सिर्फ बेसिक टर्म्स है, पूरा आपका जो बीसीके है ना, ये बुक ही ऐसी है समझने वाली, बस समझो जो आपको बताया जा रहा है, रटाफिकेशन मत करो, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत लाओ अपने ऊपर कि ये क्या है। ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, ये कॉमर्स में भी आपने, बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, एनवायरमेंट में भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं बहुत इजीली। 2003 में आए थे। अभी तो नहीं पता। इजीली समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा इसमें वो मत करना। यस, मैं करती हूँ इसको ओके। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, बीच में एंटरटेन अपना खुद ही कर लेते हो, है ना। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। देखिए, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑलमोस्ट हम सारे फैक्टर्स ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इसको मैं फटाफट से आपको कराऊंगी। मैं सीमेंट में हेडिंग से बता दूं। देखो, इसमें देख लो फटाफट से। सबसे पहले क्या कह रहा है, हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। इसमें ऐसे फैक्टर्स जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर मेरा एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है ना, यानी कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट है उसका नेचर क्या है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, बहुत सिंपल एनवायरमेंट की स्टडी कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स होती हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेरा एनवायरमेंट है ना वो क्या है। देन वी विल आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस जो होने वाले हैं। देखिए, auditing of environmental influences, the main aim is to identify which of the environmental influences are the development and performance, identifying the influence। देखिए, influences में आपने अभी तक पढ़े जितने भी सारे फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स कुड बी इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ भी हो सकते हैं। बार बार जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो वही सारे फैक्टर्स आएंगे आपके, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में दो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में कौन आते हैं, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, मार्केट है, कस्टमर्स है, वो सब आपके माइक्रो में आते हैं। और मैक्रो में वो सारा आपका जो एनवायरमेंट है, लाइक पेस्टल की हम बात करें, वो सारे आपके एनवायरमेंट आते हैं। तो अल्टीमेटली पूरा जो एनवायरमेंट है ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है वो कितना गहरा है, कैसा इन्फ्लुएंस होता है, पूरा कंप्लीट नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। एंड देन एट लास्ट हम क्या करते हैं, उनका डायरेक्ट एनवायरमेंट यानी इमीडिएट एनवायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इमीडिएट एनवायरमेंट अभी आप आगे पढ़ोगे, इमीडिएट एनवायरमेंट इज नथिंग बट द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेना। इसकी मेन हेडिंग क्या थी जो दिया Environmental influences, factors, framework to understand the environment influences। देखिए, जो आपका मेन है ना, आप उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे। एनवायरमेंटल एनालिसिस इज टू एनालाइज द एनवायरमेंट, है
है ना, टू एनालाइज द एनवायरमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर हम एनवायरमेंटल एनालिसिस नहीं करें तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड मुस्कान। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होगी, है ना, हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देन यूज क्या है इसका? यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, मतलब उसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, हम क्यों करेंगे? ठीक है, देखो इसमें घूम फिर के सबसे पहले दो चीजें आती है, एक आता है आपका अपॉर्चुनिटी और एक आता है थ्रेट। हमें इन शॉर्ट हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं। वी हैव टू एंटिसिपेट द अपॉर्चुनिटी that is coming towards the business and have to anticipate the threat also. Opportunity और threat इन दोनों को हम anticipate करेंगे। Anticipating means to forecasting, to identifying, है ना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा opportunities हैं या threat है वो कैसे आ रहे हैं। अब देखो हमने environment को analyze किया, यानी मतलब मैंने study की कि मेरे एनवायरमेंट में सब कुछ आ गया, चाहे मेरी पॉलिसीज की बात कर रही हूँ, मेरे विजन की बात कर रही हूँ, या कंपटीटर्स की बात कर रही हूँ, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज या किसी की बात कर रही हूँ। मैंने अगर उनको डिटेल में स्टडी किया तो फायदा मुझे क्या होगा कि जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे पता लग जाएंगी ना, कि मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं इनको कैसे ग्रैब करूँ, है ना। आने वाले थ्रेट्स के बारे में मुझे पता चलेगा कि ये कुछ खतरे हैं, जो थ्रेट्स है जो मेरे सामने आ सकते हैं। लाइक मार्केट ट्रेंड का मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, पॉलिटिकली जो एनवायरमेंट है उसकी स्टडी की, मुझे पता चला कुछ चेंजेस आने वाले हैं। गवर्नमेंटल फैक्टर्स हैं उनको मैंने पढ़ा तो पता चला टैक्स रेट्स कुछ बदलने वाले हैं, तो हमारे लिए थ्रेट भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ ना, अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकती हूँ ना, है ना। और देखो क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या मतलब इसका? हाईलाइट कर लेना। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे लिए एनवायरमेंट को स्टडी यानी एनालाइज अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है कि ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह हमें वार्न कर रहा है। अर्ली बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं कि सिचुएशन बदलने वाली है, अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और रिस्पॉन्ड हम कैसे कैसे कर सकते हैं? 3 रिस्पॉन्ड पढ़े थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसके पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एनवायरमेंटल एनालिसिस? टू अंडरस्टैंड द करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, देखिए जो भी हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, हम करंट सिचुएशन को तो जानते ही जानते हैं, प्लस फ्यूचर यानी पोटेंशियल सिचुएशन क्या होने वाली है उसके बारे में भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आफ्टर डूइंग द एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन के साथ साथ आने वाले सिचुएशन को भी हम स्टडी करते हैं। सेकेंडली देखो व्हाट वी कैन डू, वी गेट सम इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इनपुट्स भी मिलते हैं। इनपुट्स मीन्स यहाँ पे हम किस इनपुट्स की बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन, वेरियस डेटा जो हमें मिलती है, जो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। वी कैन टेक वेरियस काइंड ऑफ डिसीजन दैट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। थर्ड, वी कैन फैसिलिटेट एंड फॉस्टर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ब्रिंगिंग फ्रेश व्यू पॉइंट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक फोरसाइट टुवर्ड्स द बिजनेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होंगे वो हमें कैसे लेने चाहिए। एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले हैं, कोई चेंजेस आ जाएंगे, मुझे उसका इम्पैक्ट कितना हैवी इम्पैक्ट है या स्लो इम्पैक्ट है, कुछ सालों तक रहने वाला है, इन सब की डिटेल स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं और वी कैन मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, है ना। इन शॉर्ट जब भी एनवायरमेंट की आप बात करते हो वो सारे फैक्टर्स आपके माइंड में आना चाहिए। प्लस वी आर टॉकिंग अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस and we have to identify, analyze and respond accordingly. अब आपका आता है सबसे important जिसमें से questions आपके आते हैं, environmental scanning। important है ये, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें से questions पूछे जाते हैं। environment आपको पता है क्या होता है, environment is the surroundings which affects us, है ना।
स्कैनिंग, व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैन करना, स्कैन करते हो ना? क्या करते हैं स्कैन? देखना, छानबीन करना। QR कोड स्कैन करते हैं। हाँ वही वाला, वो स्कैनिंग जो करते हो, स्कैन करते हो, सेम वही उसी स्कैनिंग की बात कर रही हूँ। क्या करते हो उसमें? स्कैन करते हैं। स्कैन में स्कैन करते हैं, स्कैन करके फोटो वीडियो मीन्स एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है ना। स्कैन कर रहे हो, फोटो स्कैन कर रहे हो, तो वो पूरे प्रॉपर स्कैनिंग ऐसी होगी जहां पर तुम्हारी आईज हैं वहीं आईज बनकर आती हैं। ऐसा तो नहीं चेंज हो जाता है कुछ, नहीं होता ना। मतलब इट इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्कैन। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टू एनालाइज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या गिवन है। इट इज द प्रोसेस, सबसे पहली बात क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप इसके एक्शंस हैं जो लिए जाते हैं, कंप्लीट प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू ऑर्गेनाइजेशन डज हियर? ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर देयर रेलेवेंट एनवायरनमेंट टू, किस लिए मॉनिटर करते हैं? टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स affecting the business for the purpose of taking strategic decisions. प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए हम अपने बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी डज अ डिटेल्ड मॉनिटरिंग और डिटेल्ड एनालिसिस। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। समझ आया? एनवायरमेंट में जो भी है उसका डिटेल्ड हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए आपकी बुक में एक डायग्राम गिवन है। जब भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात आएगी, जैसे हम बिजनेस एनवायरमेंट में हम बोलते हैं इट इज टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड, है ना। एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट में हम ये करते हैं। जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गैदर द इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, देन वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट रिगार्डिंग द बिजनेस। इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके इम्पैक्ट को फोरकास्ट करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्कैनिंग की जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो? अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हो, स्कैन करके यू गेट अ काइंड ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट में ले लेते हो, है ना। तो वो आपके पास सेव हो जाता है और उससे आप जो भी चाहिए आप उसको स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम क्या करते हैं? जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग्स है, उसकी प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी करते हैं, प्लस वी मॉनिटर मीन्स हम उसको जज करते हैं, पूरा सुपरवाइज करते हैं, लाइक एनालाइज करते हैं कि ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है जो मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालने वाली है। ठीक है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो वो स्टडी कैसे करते हैं? प्रोसेस है पूरा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन क्या है, कौन से फैक्टर्स है, कहाँ से वो फैक्टर्स आए, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। सेकेंडली उसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे? फोरकास्ट करेंगे। अच्छा ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, मेरे बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसको भी हम 3 स्टेप्स में डिस्क्राइब करेंगे, लाइक IAR, गैदर द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड देन फोरकास्ट द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जो पिक्चर गिवन है आपके बुक में, इनपुट्स देख पा रहे हैं सब? इनपुट्स क्या है यहाँ पर? इंफॉर्मेशन, है ना। जो वेरियस इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर गैदर करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, वी डज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, या हम मॉनिटरिंग करते हैं इसमें। देन इट कम्स स्कैनिंग स्ट्रेटजीज एंड इंटरनल फैक्टर्स। हमारे जो भी इंटरनल फैक्टर्स हैं, हम वेरियस स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि वी हैव टू डू स्कैनिंग विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, या इस तरीके की टेक्निक्स के थ्रू हम स्कैनिंग करेंगे। परसीव्ड एनवायरमेंट चेंज, ये वो चेंज है जो हमारा परसेप्शन था, हमने सोचा था कि इस तरीके का एनवायरमेंटल चेंज होगा। और स्ट्रेटेजिक चेंज, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? अपना स्ट्रेटेजिकली हम बिजनेस में चेंजेस लेकर आते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो स्कैनिंग इसमें परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग को समझने के लिए आपको वो टर्म समझने बहुत जरूरी है। इन टर्म्स को हम सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, उसी से पूरे टर्म्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, 4 टर्म्स हैं, इवेंट्स, ट्रेंड, इशू एंड
एक्सपेक्टेशंस। ये क्या होता है? आई गेस ये सब आपको पता है क्या होता है ना? नेक्स्ट बट स्टिल वी टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, हमने अभी बात कर रहे थे, जैसे डेयरी मिल्क की हमने बात की, मैगी का आप लोगों को पता है ना, तो मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैगी में क्या हुआ था, जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसने क्या कहा कि मैगी में जो लीड कंटेंट है, एलईडी कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैगी को कुछ टाइम के लिए बैन भी किया गया था, है ना। तो ये सिचुएशन हुई, ये एक इवेंट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? इवेंट। इवेंट मतलब कुछ अकर हो जाना, कुछ स्पेसिफिकली कुछ हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट। मैगी में एलईडी कंटेंट ज़्यादा पाया गया जिसके लिए उसे बैन किया गया, दिस इज इवेंट। देन इसकी वजह से क्या शुरू हो गया था? हेल्थ कंपेन, हेल्थ कॉन्शियस कंपेन शुरू हो गए थे कि बहुत सारे जो अदर इसके कंपटीटर्स हैं उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया अपने मार्केटिंग में, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। तो हेल्थ कॉन्शियस कंपेन शुरू कर दिया गया था, तो उसे हम कहेंगे ट्रेंड। एक ट्रेंड शुरू हो गया, सबका फोकस किस पर आ गया? हेल्थ पर। जैसे ही एक कोई इवेंट हुआ, सबने क्या किया? एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं, है ना। देन इशू, इससे इशू क्या हुआ? क्या राइज हुआ इशू? कि हजार्डियस चीजें हैं, जो पैक्ड फूड आते हैं उनमें हजार्डियस इम्पैक्ट होता है पैक्ड आइटम्स में, तो ये सब यूज नहीं करना चाहिए। जो चिल्ड्रंस हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इवन जो टीनेजर्स हैं, यंग यूथ है, वो इसको कंज्यूम करते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हमारे जनरेशन का क्या होगा, यूथ का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इश्यूज, है ना। तो उस इश्यूज की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे कंज्यूमर्स है वो क्या करते हैं? कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो इस पर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि अनहेल्दी फूड्स हैं, है ना, अनहेल्दी फूड है, हजार्डियस फूड्स आ रहे हैं मार्केट में, हेल्थ 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 हो रहा है सब जगह। तो ऑब्वियसली वो सब ये चाहेंगे कि हेल्दी फूड हो, पैक्ड जो फूड आते हैं उन पर बैन लगाया जाए। तो इसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेशंस। देखिए, इवेंट का मतलब क्या होता है? कुछ हो जाना, कोई स्पेशल अकरेंस, कुछ स्पेशल हैपनिंग हुई, उसे हमने क्या कहा? इवेंट, ठीक है। ट्रेंड, उस इवेंट को पकड़कर सब जगह एक सेम डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू हो गया, एक फ्लो शुरू हो जाता है, जो उस इवेंट में हुआ सेम उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए, उसे क्या कहा हमने? ट्रेंड शुरू हो गया। इशू, इशू का क्या मतलब होता है कि कोई एमर्जिंग इशू को हमने फेस किया या आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा इवेंट हुआ था उसकी वजह से कोई एक नया एमर्जिंग इशू सामने आया। इशू क्या सामने आया? कि जितने भी पैक्ड आइटम्स होते हैं ना, वो सब हजार्डियस हैं, वो सब नुकसानदेह हैं। तो एक नया इशू सामने आ गया। और जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि जो इशू है वो इशू मेरा रिजॉल्व हो जाए, यही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो समझ में आया? इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। डन? क्लियर? ऑल क्लियर? उठ गए सब? उठ गए? गौरव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चले आगे। सच्ची में नींद आ रही है। प्रवेशिका, नितिन, कहाँ खो गए हो? यहीं हो पक्का? अमीशा, तुम लड़ाओ बाहर जाके, हम लोग बाहर चले जाते हैं। आपने अभी देखा ना कौन करके बैठा है? ये शुरुआत कौन करता है? ये एंड करती हूँ। इतना लगते हो तुम लोग। बैठा रहा हूँ, अब चेयर आएगी निकालेंगी, पीछे से मार के देंगे। अरे झूठे। सब भरे नहीं करेंगे। इससे खिसक जाती है चेयर, इससे खिसक जाती है चेयर। देख लो कहाँ ये काम है। जवानी, फोन क्यों? तुषार, क्या चल रहा है? पीडीएफ खोल रहा है, टीवी देख रहा हूँ। समझ आ रहा है? चलें धीरे धीरे, हौले हौले आगे बढ़ते हैं। एक बार ये पता नहीं वाला वो बना, हर्षद मेहता की स्कैम थी ना? हाँ हर्षद मेहता की स्कैम, हाँ, वो बता। हम ही बता दो, बाद में क्या? सिर्फ टॉपिक तो होता रहेगा। उसको पढ़ के क्या करोगे? बता दो। कल टेस्ट भी नहीं इसका तो। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक तो होगा ना? बता दो। नेक्स्ट वीक पढ़ लेंगे।
होमवर्क है, तुम खुद स्टडी करके आना क्या था, फिर नंदनी बताएगी दिला के, तुम सब पढ़ कर आओगे। ये सारे पढ़ जाएंगे मेरे ओके चलिए भाई, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा सा, इसको खत्म करेंगे और बाकी का जो बच जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? बिल्कुल छोटा सा ही करेंगे। ये भी काम नहीं है। हाँ मैम देखो क्या हुआ प्रवेशिका? देखो अपनी चेयर को आगे करके और रनिंग करना फिर मुस्कान से कह रही थी मैं क्या ठीक है इंग्लिश हो गया ओके, न्यूयॉर्क का पानी इंग्लिश आती है components of business environment, very interesting, very important, very important। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने अभी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जो कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इनसाइड या विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल, ठीक है? इसको इंटरनल को याद करने के लिए इसको याद कर लो, VRS, कैसे भी याद करो, जो भी आपको सुटेबल लगे, VRS। देखो V से क्या है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। V से क्या क्या आएंगे, देखो आपके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपके V में आ जाएंगे, ठीक है? जैसे भी जिसको लर्न होता है वो वैसे याद कर लो, ये चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। आज में जो है आपके सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज आपके आर में आ जाएंगे, ठीक है? देन एस इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये आपके आएंगे इंटरनल में। लेबर यूनियन, माइक्रो लेबर यूनियन ह्यूमन रिसोर्स में आ गए ना। देखिए अब क्या हुआ, मीशा, मुस्कान, क्यों हंसी आ रही? सबको बता दो, सब हंस लेंगे, बता दो। ओके, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, VRS, आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जो आप याद कर सकते हो। V से होगा आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिस्टम, टूट गया फोन, बच गया, टूट जाना चाहिए था। मैम इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। चलिए देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट जो विद इन द बिजनेस की हम बात करें, इनसाइड द बिजनेस। V से विजन, मिशन, वैल्यू सिस्टम और जो भी ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के बनाए जाते हैं वो सब आपके V में आएंगे। R में हम सारे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स में हम लेबर यूनिट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है या फिजिकल रिसोर्सेज है, वो सब आपके R में आएंगे। S में आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्या होता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसमें सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स है, रिस्पांसिबिलिटीज है, ऑर्डर जो है वो डिफाइंड होते हैं कि कौन किसके अंडर आएगा, किस तरीके से जो अथॉरिटी है वो जो असाइन की जाती हैं, जो भी उनकी लायबिलिटीज है वो किस तरीके से लायबिलिटेबल होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, द वे ऑफ वर्किंग, कि वहाँ पर किस तरीके से वर्किंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेथड यूज कर रहा है, उनका जो भी वर्किंग मेथड्स है वो क्या होंगे, वो हमारे कल्चर में आते हैं। तो जब भी हम इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो यू हैव टू लर्न
VRS आपको क्या करना है, ये लर्न करने हैं कि कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन से टर्म्स है जो आपके इंटरनल में आएंगे। देन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम आज माइक्रो की बात करेंगे, मैक्रो हम कल बात करेंगे। कल मैक्रो की बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे और पेस्टल करेंगे। मैम आप फ्राइडे को आओगे ना? हाँ आओगे ना? हाँ हाँ दोनों के ही अलग अलग व्यूज है। अगर देखा जाए तो फ्राइडे को आओगे, मैम फ्राइडे को जरूर आना। चलिए देखिए, माइक्रो को आप याद कर लो कॉस्मिक से। कॉस्मिक, C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर सप्लायर्स, M फॉर मार्केट्स, I फॉर इंटरमीडियरीज एंड C फॉर कॉम्पिटिटर्स। राइट? तो देखिए वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कौन है, इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला क्या है, कस्टमर। ठीक है, फर्स्ट C इज कस्टमर। कौन होता है कस्टमर? किंग होता है, किंग ऑफ द मार्केट, है ना? और होता कौन है ये? किंग तो होता है। कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग प्राणी है, एक है? अलग है ना? तो ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है? यस मैम। कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता ना? हो भी सकता है, हो सकता है मैम। हो सकता है, कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है, जो कंज्यूम कर रहे हैं वो खरीद के भी आ सकता है। और कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है। नो मैम, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है। जरूरी नहीं है मैम। कस्टमर कौन होता है? देखिए, सप्लायर है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सप्लाई करेगा। ठीक है, वो होलसेलर्स आएंगे यहाँ पर, ये रिटेलर्स को प्रोवाइड करेगा। रिटेलर डायरेक्ट जो फाइनल उसको कंज्यूम करेंगे, यानी कंज्यूमर्स को सेल करेगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो ये होलसेलर है ये कस्टमर है। यस मैम। इसने प्रोडक्ट परचेज किया फॉर रीसेलिंग, ही इज अ कस्टमर। उसने रीसेलिंग किया या उसने खुद कंज्यूम कर लिया तो वो बन गया कंज्यूमर। तो कस्टमर भी हुआ और कंज्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, तो कस्टमर और आपका जो कंज्यूमर है वो दोनों ही अलग पर्सन होंगे। जो यहाँ पे हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि मेरा कंज्यूमर कौन है या मेरा कस्टमर कौन है। आपने जब बिजनेस स्टडीज पढ़ा था तो एक पर्सन का नाम सुना होगा ना, पीटर एफ ड्रकर। अब सुन लिया, पहले नहीं सुना था? पीटर एफ ड्रकर। जैसे एल्फ्रेड मार्शल के बारे में आपने सुना, एडम स्मिथ के बारे में आपने सुना, है ना? सुना होगा ना, ए मार्शल। वो भी हमने यहीं आके सुना है। चलो, तो पीटर के बारे में नहीं सुना? पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर क्या कहता है? वो कहता है कि एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड सस्टेन कस्टमर। एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड सस्टेन कस्टमर, कि अपने कस्टमर क्रिएट करो, है ना? उनको मेंटेन करो। आपको जो बिजनेस है वो वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कस्टमर ही है जो आपको बिजनेस दिलाता है। वो कस्टमर ही है जो आपके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के रास्ते जो है खोलता है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे सप्लायर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये होलसेलर, रिटेलर, देन हमारे फाइनल कंज्यूमर्स है। तो मेन जो होलसेलर रिटेलर है हम बोल सकते हैं कस्टमर है। ये कस्टमर ही तो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिजनेस लाकर दे रहे हैं। यस और नो? यस बनी? जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं ये कुछ डिमांड करेंगे रिटेलर को, रिटेलर आगे फॉरवर्ड करेगा मैसेज होलसेलर को, होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बोलेगा कि ये डिमांड है तो हमें इस तरीके के गुड्स चाहिए। तो ये कस्टमर्स ही है जो एक बिजनेस, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिजनेस के ग्रोथ या सस्टेन होना वो इन कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। तो पीटर क्या कहता है? द एम ऑफ बिजनेस शुड बी टू क्रिएट एंड सस्टेन कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स बने रहेंगे तो आपका बिजनेस तो अपने आप ही चलता रहेगा। देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स, व्हाट बेनिफिट्स आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न्स। सबसे पहले कस्टमर में जो हमें जानने की जरूरत होती है वो क्या होता है? बाइंग पैटर्न्स। व्हाट इज बाइंग पैटर्न्स? क्यों क्या जाता है?
क्या वो परचेज करना चाह रहे हैं या उनके बाइंग टेक्निक्स क्या है, किस तरीके के गुड्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, कब ज्यादा डिमांड करेंगे, इन सब की स्टडी हमें करनी जरूरी है। तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। देन कॉस्मिक O इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? देखिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस यूनिट है, ठीक है। मैं कहूँ ये आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपका, अच्छा एक चीज तो मैं भूल गई, जो आपका ये माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड मैंने पहले आपको बताया था, क्या बताया था? इमीडिएट एनवायरनमेंट, या इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। जिनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट। या जो भी डे टू डे हैपनिंग है, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डीलिंग्स हो रहे हैं, वो जिसके साथ होंगे उसे हम कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट या डायरेक्ट एनवायरनमेंट या इमीडिएट एनवायरनमेंट। जैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट है और यहाँ पर हमारा क्या है? इमीडिएट एनवायरनमेंट है। इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो भी कॉस्मिक है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये बिजनेस है, इस बिजनेस का जो भी इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट होगा वो बिजनेस के अंदर ही होगा, है ना। तो ये जितना भी विजन रिसोर्सेज की हम बात करें वो सब बिजनेस के अंदर ही होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट यानी डायरेक्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली डील करते हैं इनके साथ, है ना। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली डील करेगा सप्लायर से, डायरेक्टली डील करेगा हमारे कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, है ना। हम सब उनसे डायरेक्टली डील करते हैं, इन सब से यस और नो करते हैं ना। तो ये अल्टीमेटली अपने आप में ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही कवर कर लेता है, इसलिए इसमें द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था, विजन ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज स्ट्रक्चर जब सब इंक्लूड कर लिया तो दिस इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज। जब ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल में आ गया तो माइक्रो में फिर ऑर्गेनाइजेशन की लेने की जरूरत क्यों पड़ी? समझ आ रहा है कि क्या क्वेश्चन आना चाहिए था माइंड में? और उसका आंसर यही है कि ये बिजनेस में हम एक इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, प्लस जब हम इसके इमीडिएट एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं तो पूरा इस पेरिफेरल को भी क्या करता है? ये कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसके रूल्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, पॉलिसीज पढ़ी। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है समझ आया? ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आता है? स्टेक होल्डर्स आते हैं ना इसके। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिसका भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारे ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, यहाँ पर हम इनको कवर करेंगे क्योंकि सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको अलग से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं कि जो हमारा गोल है उसको कैसे अचीव किया जाए, गोल पर कैसे फोकस किया जाए, ऑल्सो कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल चेंज। तो ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं। देन कॉस्मिक में और क्या आता है? एस इज फॉर सप्लायर। सो हु आर द सप्लायर्स? हु सप्लाइज द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे कौन है? सप्लायर्स हैं, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, हमें जो सप्लायर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए वो कितने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? एक बहुत होता है या दो बहुत होते हैं? एक एक करके बताओ, आपको नहीं बोलेगा कितने भी हो सकते हैं। अच्छा तो ज्यादा रखने अच्छे होते हैं, कम रखने अच्छे होते हैं? डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अगर साइज को एक तरफ रखो तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम क्यों नहीं? दो बहुत है, लड़ाई हो जाएगी, ज्यादा ऑप्शन बढ़ जाता है ना, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। ज्यादा हमें इसलिए रखना चाहिए कि अगर एक या दो ही सप्लायर्स पर हम डिपेंडेंट हैं तो क्या होगा कि अगर किसी सिचुएशन में वो सप्लायर हमें सप्लाई नहीं कर पाया तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए ना,
तो हम दूसरे सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो गई या उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल आया तो हम किसी और से ले सकते हैं, या एक सप्लायर है अगर उसके साथ हमारे टर्म्स बिगड़ गए तो सडनली नया सप्लायर ढूंढने में कितना टाइम लगेगा सोचो। तो हमारे पास जो है मल्टीपल सप्लायर्स के ऑप्शंस क्या होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। प्लस आपकी बुक में दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग। इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग दो कॉन्सेप्ट दिए हैं आपकी बुक में। एनी आइडिया अबाउट दिस? इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग तो बात से देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे पतंजलि है, ठीक है, पतंजलि के बिस्किट्स की हम बात करते हैं, बिस्किट सेल करता है ना, सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। पतंजलि के जैसे बिस्किट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई और कर रहा है, बिस्किट का प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई और कर रहा है, और पतंजलि क्या कर रहा है, सिर्फ उसकी मार्केटिंग करके उसको सेल आउट कर रहा है अपना ठप्पा लगाकर, है ना, यही कर रहा है। तो जो मार्केटिंग कर रहा है सिर्फ अपना ठप्पा लगाकर सेल कर रहा है, दैट मींस दैट इज आउटसोर्सिंग। जो बाहर से कुछ किया उसको हायर करके या उसको हमने यूज किया, दैट इज आउटसोर्सिंग। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कोई टायर कंपनी है ना, टायर मुझे बनाने हैं, टायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, बाहर से रबर लेकर आऊंगी, ठीक है, उससे क्या करूंगी, टायर बनाऊंगी। जो भी टायर जो कंपनीज है ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तभी वो टायर बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, दिस इज आउटसोर्स। बाहर से उन्होंने या मेरे पास एक ऑप्शन क्या होगा, ये रॉ मटेरियल था जो मैंने सप्लायर से परचेज किया और मैंने क्या किया, अपने टायर्स खुद बनाए और फिर उसको सेल आउट किया। ये इन हाउस हो गया क्योंकि टायर्स का प्रोडक्शन मैंने खुद किया और मैंने खुद उसकी मार्केटिंग की और मैंने खुद उसको सेल आउट किया, तो उसका प्रोडक्शन जो हुआ वो सब मैंने खुद किया। या मेरे पास एक ऑप्शन है, बाहर से टायर्स परचेज कर लो और उसके सिर्फ मार्केटिंग की और उसको सेल आउट कर दिया, तो दैट विल बी आउटसोर्सिंग। समझ आया इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग क्या होता है। इन हाउस यानी मेरा खुद का ही जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग हो रही है, वो सब इन हाउस है, ठीक है। और आउट हाउस क्या होगा, आउटसोर्सिंग, जो बाहर से हमने कुछ अरेंज किया, हायर किया और उसको बाहर प्रोवाइड किया। देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सिर्फ प्रोडक्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सर्विसेज भी होती है। बहुत बार आपने सुना होगा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अकाउंट्स बनते हैं ना, अकाउंट्स बनते हैं, ऑडिटिंग होती है। क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, सीए को हायर कर लेते हैं ना। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सीए भी वर्क करते हैं किसी न किसी पोजीशन पर, जैसे सीए है, सीएफओ है, वो क्या करते हैं, उनकी अकाउंटिंग करते हैं, है ना, ऑडिटिंग का भी करते हैं, ऑडिटर्स को बाहर से बुला लेते हैं या ऑडिटिंग वो सब करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इन हाउस। वहीं अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे अकाउंट्स क्या करता है, एक सीए फर्म को भेज देता है कि हमारे अकाउंटिंग भी आप कीजिए, हमारी ऑडिटिंग भी आप करके हमें सेंड कर दीजिए, हमारा जो भी होगा, तो वो क्या होगा, आउटसोर्स। समझ आया डिफरेंस इन हाउस का एंड आउटसोर्स का, वो होता है आपका आउटसोर्स। नेक्स्ट हम कॉस्मिक सीरीज फॉर कस्टमर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर। अब हम बात करें एम एस मार्केट। मार्केट आपको पता है कि मार्केट का किंग कौन है, कस्टमर। कस्टमर इतने ज्यादा, मार्केट उससे भी ज्यादा होंगे, है ना, तभी तो वो कस्टमर एक किंग हो सकता है। मार्केट में हमें क्या पढ़ने की जरूरत होती है कि मुझे कौन से मार्केट सेगमेंट पर फोकस करना है, मुझे कौन से मार्केट एरिया पर अपने प्रोडक्ट्स को फैलाना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट, है ना। तो एक मार्केट पर जब हम फोकस करते हैं तो हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर भी तो आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉस्ट क्या होगा, कि जो मेरा मार्केट है वो मैच्योर हो चुका है, क्या मुझे और अदर मार्केट्स पर फोकस करना चाहिए, क्या मुझे अपना जो मार्केट है, प्रोडक्ट का मार्केट एरिया है, उसको वाइड करना चाहिए या एक लिमिटेड एरिया पर ही मैं उसको रह सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मुझे बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए, वो हम फोकस करते हैं मार्केट पर। देन आते हैं हमारे आई इज फॉर इंटरमीडिएरीज, जैसे हमने इनके बारे में बात की थी, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सब हमारे कौन होते हैं, इंटरमीडिएरीज आ जाएंगे, जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में। देन एट लास्ट इट इज कॉम्पिटिटर्स।
हु आर द कॉम्पिटिटर, सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है। एक बिजनेस यूनिट के लिए कॉम्पिटिटर कौन होगा? सेम प्रोडक्ट बनाती है, कंपटीशन रिगार्डिंग द रिसोर्सेज एंड कंपटीशन किसका होता है उनके बीच में? रिसोर्सेज का और मार्केट का, यही तो होगा ना। सेम प्रोडक्ट्स जो बनाती है उनका उनके साथ कंपटीशन होगा। जैसे अगर मैं कहूँ पतंजलि, तो पतंजलि का कंपटीशन किससे है? HUL से होगा। ये भी FMCG गुड्स बनाती है ना, और ये भी FMCG बनाती है। अगर मैं कहूँ CCD का कंपटीशन किससे होगा? स्टारबक्स से होगा, है ना। अगर मैं कहूँ नेस्कैफे का किसके साथ होगा? ब्रू से होगा। CCD पता है? फुल फॉर्म देख लो, सर्च करो। कैफे कॉफी डे। देन मैगी का यूपी के साथ, मैगी का यूपी के साथ, टॉप रेमन के साथ। ये तो एक साथ कर रहा है। नहीं मैं तो मैं ये पे भी लिख दिया, टॉप रेमन का यूपी के साथ। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? जो सेम तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कंपटीशन होगा रिगार्डिंग रिसोर्सेज एंड मार्केट। क्योंकि रिसोर्सेज जैसे कॉफी है ना, नेस्कैफे कॉफी सेल करता है और ब्रू भी कॉफी में है, तो इनके रिसोर्सेज तो सिमिलर होंगे ना, तो इनका कंपटीशन होगा रिसोर्सेज का। और मार्केट जो ये कवर कर रहे हैं वो भी सेम होगा, तो इनका कंपटीशन होगा अबाउट दी मार्केट। तो रिसोर्सेज और मार्केट का ही इनका कंपटीशन होगा, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, देन यस, उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज क्या होंगे और कंपटीशन उनका क्या होता है। देखो आपकी जो बुक है, बुक में एक एग्जांपल दिया है इंडियन शैम्पू सैशे मार्केट की। जो शैम्पू, इंडियन शैम्पू के जो सैशेज मिलते हैं ना, उस मार्केट की उन्होंने स्टडी की है। जो आपका एक कंपटीशन दिखाया उन्होंने कि जैसे लॉरियल है, पाल्मोलिव है, P&G है, यूनिलीवर है, इन सब के अपने अपने अलग अलग शैम्पू के सैशेज आते हैं। तो कौन कितना एरिया, कितना मार्केट कवर कर रहा है, तो वो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं फॉर देयर प्रोडक्ट। डन, क्लियर हुआ? इंटरनल एंड माइक्रो। मैक्रो भी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी तो। स्कैन को बता, स्कैन बस बताइए। सुबह पीडी क्लास में लगती है हमारे घंटे की, बिना लगती तो काम आता कभी मैंने